सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में देखो क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में देश में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है? तो आंसर होगा इसका सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल ये भारत का 107वां नेशनल पार्क बन गया है। ये अभी तक एक टाइगर रिजर्व था। कहां पर है? उड़ीसा में है। और अब इसे नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह से आप कह सकते हो ये देश का नवीनतम नेशनल पार्क बन गया। कौन से नंबर का? 107वां। ये उड़ीसा का दूसरा नेशनल पार्क है, क्योंकि इससे पहले उड़ीसा के पास ऑलरेडी एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये उड़ीसा का तो दूसरा बन गया और देश का 107वां बन गया नेशनल पार्क। कौन सा? सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो उड़ीसा में है। इतना आप याद रखना। ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई। अब कुछ इसी से संबंधित कुछ स्टैटिक में आपको बताता हूं। अगर बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के पास है 11, फिर अंडमान निकोबार के पास है 9, फिर असम के पास है 7। और अभी तक जो हमारा सबसे नवीनतम नेशनल पार्क हुआ करता था वो था देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का है। असम का वो 7वां नेशनल पार्क है और देश का वो 106वां नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन अब बन गया है सिमलीपाल, है ना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और स्टैटिक प्रश्न आपको कराए जाए तो देखो, अगर पूछे भारत का पहला नेशनल पार्क या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट पार्क है, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। इसको पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे और वैसे अभी इसका नवीनतम नाम भी हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा नदी इसमें से निकलती है। अगर पूछे सबसे नवीनतम, ये आज हमने देख ही लिया है ना, मैंने अपडेट कर दिया इसको। सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये हेमिस नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा लद्दाख में। सबसे छोटा एरिया वाइज है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अगर पूछे भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ये बनेगा कौन सा? पैच टाइगर रिजर्व। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था? काजीरंगा नेशनल पार्क। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये शुरू हुई सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो आज ही हमने पढ़ा इसके बारे में। अब ये नेशनल पार्क बन गया, उड़ीसा में है। और भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क में, ये राजस्थान में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क को। और अगर ये दूसरा सबसे बड़ा बना है तो पहला कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क। तो इस लिस्ट में मैंने आपको बताया जो भी नेशनल पार्क सभी न्यूज में थे वो, क्योंकि नेशनल पार्क वाले प्रश्न है ना, तो उसी से संबंधित प्रश्न ने रिवाइज कर लिए। अच्छा, वैसे लगे याद अगर ये भी हम बात कर लें कि अभी सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? देश का 58 नंबर का बना था। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का है। इससे पहले जो 57 व 57 बना था वो रातापानी टाइगर रिजर्व था, वो भी था मध्य प्रदेश का ही। वैसे बायोस्फीयर रिजर्व की भी अगर बात करें तो भारत में तो टोटल 18 है, जिसमें से 12 को यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। रामसर साइट कितनी हो चुकी है आज तक बात करें तो हमारे यहाँ पे 89 हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है? आईपी और संगीत, आईपी की बीट महसूस करें। आईपी एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ आईपी। आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है कब? 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है डैरन टेंग। और इसी से संबंधित एक सूचकांक हमने पढ़ा था, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, क्योंकि 2025 में तो आया नहीं है अभी, तो लास्ट ईयर का देखेंगे, वही फाइनल है अभी तक, कि उसमें बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको बोलेंगे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसमें भारत की रैंक 42 रही, टॉप पे अमेरिका रहा। इसको जारी किया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। अब ये डे वाला प्रश्न है ना, तो चलो अप्रैल के एक बार फिर से सारे डेज में आपको रिवाइज करा देता हूं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस था, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 21 जून को योगा दिवस होता है। इस बार की थीम रहेगी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस,
उसके अलावा 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया। और आज हमने देखा 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो अप्रैल के ये सारे डेज हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। याद रखना, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वे किस संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? तो आंसर होगा इसरो। तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। वे 1992 में डॉक्टर UR राव के बाद वे इसरो के अध्यक्ष बने थे। और एक इंपॉर्टेंट बात इनसे नोट कर सकते हैं आप कि SSLV और PSLV, इसका मतलब हो गया SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो लॉन्चिंग व्हीकल हो गया, प्रक्षेपण यान हो गया, उसको विकसित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी सिफारिश पर आती है? तो कस्तूरी रंगन समिति, यही उसके अध्यक्ष थे। वे JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है उसके कुलाधिपति चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हो गया, तो उनका नाम ध्यान में रखना। अब निधन वाला प्रश्न है तो कुछ और इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं जिनका इसी साल निधन हुआ। जैसे कि देखो, मिलिंद रेगे की बात करें, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट कहे जाते थे, निधन हो गया। सुक्करी बोम्मागुड़ा, तो ये कर्नाटक के हलक्की वोक्कलिगा समुदाय की प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उन्हें समुदाय के लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश भी कहा जाता था। और दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सेल्वेन, उनका निधन हो गया। 2024 में पद्मश्री मिला था इनको। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर R चिदम्बरम का निधन हो गया। 1999 में पद्म भूषण विभूषण मिला था इनको। अच्छा, वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। डॉक्टर KM चिरियन की बात करें, हृदय रोग विशेषज्ञ थे। 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने ही की थी, तो इनका भी निधन हो गया। और पद्मश्री 1991 में दिया गया इनको। अच्छा, नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति का भी निधन हो गया, नाम था सैम नुजोमा। ओडिसी नृत्य के जनक मायाधर राउत का निधन हो गया। गोदावरी सिंह काष्ठकला लकड़ी के खिलौने बनाते थे। 2024 में पद्मश्री इनको मिल चुका है, इनका भी अभी निधन हो गया। ठीक है, तो ये भी सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान यानी कि FTII ये कहां पर स्थित है? मुख्यालय पूछ रहे हैं, सीधी सी बात है इसका, तो आंसर हो जाएगा पुणे में। तो FTII फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। और अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है। इसका मतलब हो गया कि ये अब मान्यता विश्वविद्यालय संस्थान बन चुका है। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि अब ये खुद का पाठ्यक्रम, सिलेबस या फीस वगैरह जो भी है ये खुद से ही तय कर पाएगा। और भारत में डीम्ड यूनिवर्सिटी या कह दूं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्च शिक्षण संस्थानों को दी जाने वाली एक मान्यता है। तो अब ये सीधे UGC और शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में आए जाएंगे। अच्छा, FTII की स्टैटिक देख लो। हमने कहा स्थापना 1960 में होती है, हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र, और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? R माधवन है। अच्छा, वैसे ये एक यूनिवर्सिटी वाला प्रश्न हो गया। तो इसी तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज अभी न्यूज में रही थी, वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूं। जैसे कि देखो, अगर पूछे भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये कहां पर बना, आंसर होगा तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बना अमेरिका में। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया था, और ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी थी नईमा खातून। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा झारखंड रांची में। और ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश विश्वविद्यालय है उसने जेनारस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नासिक में। और महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी भी बनेगी महाराष्ट्र में। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर
अभी बनाए गए थे अमिताभ कांत, ये है कहाँ पे? अलवर राजस्थान में। और देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर शुरू होगा? मुंबई में। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए, तो इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा 2026। तो अभी भारत सरकार ने देश में 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने के लिए अभी 24 अप्रैल 2025 को 2025-26 राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान को शुरू किया है। और इसे शुरू किया गया किसके द्वारा? हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी के द्वारा। और भारत सरकार ने 2026 तक देश में खसरा और रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, 2026 तक, याद रखना। और इस अभियान के तहत 9 से 12 महीनों के जो बच्चे होते हैं और 16 से 24 महीने की आयु के जो सभी पात्र बच्चे होते हैं उनको टीके लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये एज ग्रुप भी आपको याद रखना है। कौन से टीके, कौन सी वैक्सीन? MR वैक्सीन। और ये खसरा और जो रुबेला है ये दोनों वायरस से होने वाले रोग है, याद रखना, यानी कि विषाणु से। अच्छा, तो इस प्रश्न में एक्चुअली हमने क्या देखा कि केंद्र सरकार ने खसरा रुबेला को खत्म करने का लिए एक राष्ट्र अभियान शुरू किया है। कब तक खत्म करने का एक लक्ष्य, एक टारगेट फिक्स किया हमने 2026। अब यहाँ पे कुछ और टारगेट वाले प्रश्न में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हमने किसी न किसी चीज को खत्म करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए कोई टारगेट रखा है। तो ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात यानी कि स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा? 500 मिलियन टन। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य रखा? 2030। एनीमिया उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, तो एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2047। टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025। मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047। कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035। इसरो ने कहा कि भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करेंगे। भारत सरकार 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। भारत का लक्ष्य है कि भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना है। कब तक? 2027 तक। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग रखने का या लाने का लक्ष्य रखा। और भारत का 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी का, अक्षय ऊर्जा का टारगेट है? 500 गीगावाट। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या जिसे आप एलिफेंटियासिस या हाथी पांव भी कहते हैं उसको कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027। और ये GI टैग हमने देख ही लिया, वही रिपीट हो गया। बाकी परमाणु मिशन के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा? 100 गीगावाट। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की? मार्च 2026 तक। ठीक है, मैंने कहा था ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लक्ष्य यानी कि टारगेट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न है। और अगर आप में से कोई पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं क्रैक एग्जाम चैनल पे, तो आप नोटिस करोगे, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं करा देता हूँ। जैसे कि अभी ये वैक्सीन वाला या टारगेट वाला प्रश्न आया, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे अवार्ड्स भी घुसा दिया, स्पोर्ट्स भी घुसा दिया, अपॉइंटमेंट भी ले लिया। वो कराना तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी टीचर के लिए। इस तरह का कुछ भी रिवाइज कराना बहुत आसान होता है। मुश्किल आती है या हार्डवर्क लगता है, मेहनत, टाइम लगती है इसी तरह से अरेंजमेंट करने में, कि उसी से संबंधित मैं आपके लिए प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लेकर के आऊं जो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको सीक्वेंस में जमाना, क्योंकि हमारा माइंड इस तरह से आप पढ़ोगे तो वो ज्यादा कैच कर पाएगा, को रिलेट कर पाएगा चीजों को। तो इसमें जितनी मेहनत करनी होगी मेरे द्वारा कर ली जाएगी। आपको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना होगा, बस आपको रिवाइज करते चलना है, बोलते चलना है। बहुत बढ़िया मटेरियल आपको मिल रहा है, ये मान के चलना है। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, ताकि आगे के वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है, और अपने टेलीग्राम चैनल को और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे PDF और जो क्विज वगैरह होती है प्रैक्टिस के लिए वो आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है, अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, देखो,
अभी हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा कृति सेनन ने। ड्रीम टेक्नोलॉजी ये घरेलू और व्यक्तिगत उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है, जैसे कि घर के लिए रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर इन्होंने बना दिया, हेयर स्टाइलिंग जो उपकरण होता है वो बना दिया, सौंदर्य उपकरण बना दिए, इस तरह की चीजें ये बनाती है। और वैसे तो ये एक चाइना की कंपनी है और अभी इसी ने पहली बार किसी भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो कौन है? एक्ट्रेस कृति सेनन है। ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम याद रखना। अब ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न आ गया। चलो अभी सारे इंपॉर्टेंट जो भी ब्रांड एम्बेसडर्स आए वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर बने थे थियो जेम्स, यूके के एक्टर हैं। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर बनी थी। यूरो ग्रिप टायर के बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और एक डेनिम ब्रांड है लेविस, उसके बने थे दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की बनी थी विद्या बालन। फ्रांस की नारिका कंपनी की साइना नेहवाल बनी थी, बैडमिंटन प्लेयर हैं जो। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था कृष्णमाचारी श्रीकांत को। फिट इंडिया आइकॉन के बने थे आयुष्मान खुराना। गो आईबीओ के बने थे ऋषभ पंत। और मोटर्स के बने थे विक्की कौशल। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के बने थे जसप्रीत बुमराह। स्केचर्स अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, उसके बने थे जसप्रीत बुमराह ही। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी थॉमस कुक, उसके बने थे कार्तिक आर्यन। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल है, चैनल कोई चैनल बोल रहा है, चैनल बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। और इसकी बनी थी कौन? अनन्या पांडे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या, देखो अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में अभी कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा है, या भारतीय संस्थानों में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा आईआईएससी बेंगलुरु। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया है, जिसमें आईआईएससी बेंगलुरु ये भारत में टॉप यूनिवर्सिटी रहा है। और आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें तो एशिया में कौन सा स्थान मिला इसे? 38 नंबर पर है ये। वहीं एशिया में या पूरी इस लिस्ट में कौन टॉप पर है? चाइना की सिंधुआ यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में टॉप पर है। और इसमें एशिया के 35 देशों के 853 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया इस रैंकिंग में। तो भारत में अगर बात करते हैं तो आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है, इस लिस्ट में 38 नंबर पे है। और भारत में दूसरे स्थान पे अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई वाला, जो इस लिस्ट में 111वें स्थान पर है। और तीसरे पे, मतलब भारत में तीसरे पे आईआईटी इंदौर है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में वो 131 नंबर पर है। इसमें 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया पूरी लिस्ट में, तो ये ध्यान में रखना। सब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ समय पहले इसी तरह से क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 भी आई थी, और उसमें भारत में टॉप पे रहा था आईआईटी दिल्ली, जो पूरी लिस्ट में 44 नंबर पे था। और उसमें एशिया में टॉप था, या उस लिस्ट में टॉप पर था चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, लगे हाथ दोनों ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने हेबई प्रांत के जियोनगान शहर में दुनिया का पहला 10 GB ब्रॉडबैंड नेटवर्क को अभी लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 10 GB स्पीड वाला ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन्होंने लॉन्च किया। हम अभी भारत में 4G 5G के बीच में ही अटक रहे हैं, और चाइना ने 10G इंटरनेट लॉन्च कर दिया। हमारा 5G भी अभी 3G की स्पीड से चलता है, हम उसी में खुश हैं, और वो 10G पे पहुंच गया। कौन? चाइना। तो चाइना चलते हैं आपको लेकर के। फिर देखो, चाइना की कैपिटल क्या हो गई? बीजिंग। यहीं पे आपको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी हो जाती है रेनबिनबी, और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको यहां से रिवाइज कराऊं तो चाइना, इसने कहा कि वो कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहां पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 जो भी चाइना में हुआ था, उसको चाइना की प्लेयर जू वेनजुन ने जीता। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर चीन ने शुरू किया गोबी रेगिस्तान में। और दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हुई थी अभी चाइना में। अभी इसी साल 9वें एशियन विंटर गेम्स हुए थे चीन के हॉर्बिन शहर में, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था। बिन बिन और नेनी उसमें टॉप पे चाइना रहा। भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता। और अगले वाले जो 10वें एशियन विंटर गेम्स होंगे 2029 में होंगे सऊदी अरब में। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस का उपयोग करके
अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया चाइना ने। चौथे, बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप, ये भी चाइना में हुई थी, इंडोनेशिया ने जीत लिया, चाइना को हरा दिया। प्रित्जकर पुरस्कार 2025, इन्हें वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और इस बार का जीता लियू जियाकुन ने, चाइना के हैं। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार को तैनात किया, कहा, म्यांमार में। इसका फुल फॉर्म हो गया LPAR, मतलब लार्ज फेस्ड एरे रडार। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है चाइना से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। तो हर साल 24 से लेकर 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है। थीम भी है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसे मनाने का उद्देश्य क्या होता है? टीकाकरण के लाभों के बारे में बढ़ावा देना और टीकाकरण कार्यक्रमों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। और आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में विश्व टीकाकरण सप्ताह की स्थापना की थी। आपको बताया सबसे पहला टीका किसने खोजा था और कौन सा या किसका? तो खोजा था एडवर्ड जेनर ने। और किसका खोजा था? चेचक का टीका। अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेना कि भारत में राष्ट्रीय शिशु टीकाकरण सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो 22 से लेकर 29 अप्रैल तक। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो भी याद रखना 16 मार्च को। और एक मिशन इंद्रधनुष आपने सुना होगा, ये शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2014 में। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था। मिशन इंद्रधनुष इसका नाम है। ठीक है, तो यहां से ये कुछ और इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न भी मैंने आपको लगे हाथ रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना, सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पुणे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 की, जो हुआ कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में हुआ और इसको जीत लिया कोनेरू हम्पी ने। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। वैसे फिडे की बात आती है तो चेस से संबंधित जो भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं आपको हमेशा रिवाइज कराता हूं। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा, आज मैं आपका टेस्ट लूंगा। 2-3 इंपॉर्टेंट इसी से संबंधित प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, तो उत्तर देने की कोशिश करना। तो एक प्रश्न तो ये बताओ कि वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? और एक बताओ, अभी शतरंज खेल में 2800 येलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछ चुका है। और जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर, ये आप बता दो। बस 3 प्रश्न है, तीनों इंपॉर्टेंट। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपकी क्विज बना दी जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो जाकर के क्विज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। वहां पे डेली करंट अफेयर्स और बाकी स्टैटिक और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, हर टॉपिक पे आपको क्विज अवेलेबल है, सारी की सारी फ्री में है। तो वो लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि एग्जाम टाइम में कोई भी प्रश्न आप भूलो नहीं, गलत नहीं हो। और डिटेल्ड पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन में तो मिलती है, बाकी अब टेलीग्राम पे भी आपको मिलती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को तो गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें अभी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, भारत स्टील 2025 का छठा संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? मुंबई में। और किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल। और हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको। किसी फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। भारत किस देश के द्वारा आयोजित तैलिस्मान साब्रे नामक अभ्यास में हिस्सा लेगा? ऑस्ट्रेलिया। अभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रमण अभ्यास का आयोजन किसने किया? भारतीय वायुसेना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? भारत। और आखिरी प्रश्न था, फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? 21 से लेकर 25 अप्रैल तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल आपसे पूछा था मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता था, तो आंसर हो जाएगा एंजेला स्वामी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।